बात यह है बीबी, आजकल बड़ी सख्ती हो रही है। ऊपर के दबाव की वजह से पुलिस ने हम जैसे लोगों के खिलाफ अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। हम जैसे छोटे लोग जिन बड़े एजेंटों से माल खरीदते थे वो पकड़े जाने के खौफ से रूपोश हो गए हैं। हमें भी माल नहीं मिल रहा। औरत तेज लहजे में बोली, तो फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? उसके चेहरे पर मायूसी फैल गई। बिल्ले ने कहा, यही सब कुछ बताने के लिए। मैं सड़क पर खड़े होकर तो तुम्हें तफसील नहीं बता सकता था। औरत ने कहा, मैं जानती हूँ तुम्हारे पास हेरोइन मौजूद है, मगर तुम ज्यादा कीमत वसूल करना चाहते हो। ये 5,000 रुपए हैं। मुझे सिर्फ एक खुराक चाहिए, सिर्फ एक। मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देती जा रही है। बिल्ले ने कहा, मैंने बताया ना, मेरे पास 1 ग्राम भी नहीं है। औरत बोली, तुम जैसे लोग बहुत घटिया और कमीने होते हैं। तुम दूसरों की मजबूरी से फायदा उठाना जानते हो। ये लो और जल्दी से मुझे एक पुड़िया दे दो। मैं एक खुराक के लिए तुम्हें जो कीमत दे रही हूँ तुम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। औरत ने ये कहते हुए कलाई से सोने की 4 चूड़ियां उतार कर उसकी तरफ फेंक दी। बिल्ले ने चूड़ियों को हवा में से उचक लेना चाहा, लेकिन हाथ में सिर्फ एक ही चूड़ी आ सकी। बाकी 3 फर्श पर गिरकर लुढ़कती हुई सोफे के नीचे चली गईं। बिल्ला बोला, तुम तो बिला वजह जिद कर रही हो, मेरे पास कुछ है ही नहीं। बिल्ला अपने माल की कीमत बढ़ाने के चक्कर में था। औरत चीखी, एक खुराक, सिर्फ एक खुराक कुत्ते के बच्चे। बिल्ले के होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। औरत बोली, लो, मेरे पास जो कुछ है सब ले लो। सिर्फ एक खुराक के लिए मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारे सामने हूँ, जो कीमत वसूल करना चाहते हो कर लो, लेकिन खुदा के लिए मुझे सिर्फ एक खुराक दे दो। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्दी की एक लहर सी दौड़ गई। मैं सर तपा कांप उठा, लेकिन इस मर्तबा सनसनी और कपकपाहट किसी और नौयत की थी। ये सोचकर ही मेरा दिमाग माऊफ हुआ जा रहा था कि एक औरत हीरोइन की सिर्फ एक खुराक के लिए सब कुछ लुटाने को तैयार थी। मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दी गई। मैंने एक बार फिर कमरे में झांका। औरत आंखें बंद किए खड़ी थी। उसका बदन हौले हौले कांप रहा था और बिल्ला बदमाश आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था। मैं खिड़की से हटकर दरवाजे के सामने आ गया और दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर आहिस्तगी से उसे घुमाया। दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था। मैं जोरदार धक्के से दरवाजा खोलता हुआ अंदर दाखिल हो गया। बिल्ला बदमाश उस वक्त औरत के करीब पहुंच चुका था। उसने दोनों हाथ इस तरह आगे बढ़ा रखे थे जैसे उसे अपनी गिरफ्त में लेना चाहता हूं। मैं चीखता हुआ बिल्ले पर हमलावर हुआ। ये गंदे हाथ इससे दूर ही रख बिल्ले। बिल्ला एकदम पीछे मुड़ा, लेकिन इस दौरान मैं उससे टकरा गया। बिल्ला मेरी टक्कर से लड़खड़ा कर सामने वाले सोफे पर गिर गया। वो 6 फुट से निकलता हुआ हट्टा कट्टा आदमी था। उसमें ताकत भी मुझसे ज्यादा ही रही होगी, लेकिन मैं नताइज की परवाह किए बगैर उस पर हमला आवर हुआ था। मैंने बिल्ले को संभलने का मौका दिए बगैर उस पर छलांग लगा दी। बिल्ला मार खा गया। मैंने उस पर लातों और घूंसों की बारिश कर दी। देवकामत बिल्ला ज्यादा देर मार न खा सका। उसने संभल कर मुझे गिरफ्त में ले लिया और रगेदता हुआ दीवार तक ले गया और मेरा गिरबान पकड़कर सर को जोर जोर से दीवार से टकराने लगा। हर टक्कर पर मेरा दिमाग हिल जाता, लेकिन मेरे मुंह से आवाज तक न निकली। मैंने एक मर्तबा मौका पाकर उस औरत की तरफ देखा जो अपना एक हाथ मुंह पर रखे शायद चीख को रोकने की कोशिश कर रही थी। खौफ और दहशत से उसका पूरा जिस्म थरथरा रहा था। मैं कुछ देर तो बिल्ले के हाथों पिटता रहा, फिर एक टांग समेट कर बिल्ले की रानों के दरमियान जोरदार ठोकर मार दी। बिल्ला बिलबिला उठा। मैंने जोरदार झटके से अपने आप को उसकी गिरफ्त से छुड़ा लिया। बिल्ले ने दोनों हाथ रानों के बीच में रखे हुए थे। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमाया थे। बिल्ला आगे कुछ झुका तो मैंने उसके मुंह पर ठोकर मार दी। बिल्ला पीछे उलट गया। मैं उसे संभलने का मौका दिए बगैर उस पर ठोकरों और घूंसों की बारिश करता रहा, लेकिन आखिरकार बिल्ले का एक दाव चल ही गया। वो कुछ देर तक मेरी पिटाई करता रहा, फिर मुझे फर्श पर गिराकर मेरे सीने पर सवार हो गया और दोनों हाथ मेरे गले पर जमा दिए। बिल्ले के अंगूठे मेरे नरखरे पर थे। जैसे जैसे दबाव बढ़ रहा था मेरी सांस रुक रही थी। मेरी आंखें हल्कों से उबलने लगी। मैंने बिल्ले की तरफ देखा। बिल्ले के चेहरे पर दरिंदगी के आसार थे। उसकी हालत उस दरिंदे की सी थी जिसके मुंह से उसका शिकार छीन लिया गया हो। उसके हलक से खूंखार दरिंदे की सी गुर्राहट निकली। कुत्ते के बच्चे, मैं किसी को अपने मुंह का उगला हुआ खाने की इजाजत तो दे सकता हूँ, लेकिन मेरा शिकार आज तक कोई माई का लाल मुझसे नहीं छीन सका। तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गले पर बिल्ले के हाथ का दबाव बढ़ता जा रहा था और मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हात आन पहुंचे हों। मैं अपनी टांगें ऊपर की तरफ समेटने लगा और आखिरकार अपनी कोशिश में कामयाब हो गया। मैंने दोनों पैर बिल्ले की गर्दन पर लपेट दिए। उसने गर्दन को झटका देकर गिरफ्त छुड़ाने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। मैंने उसकी गर्दन पर नेक लॉक लगाए रखा और जिस्म की पूरी कुव्वत इस्तेमाल करके दाईं तरफ लोट लगा दी। बिल्ला मेरे ऊपर से लुढ़क गया और मुझे उसकी गिरफ्त से निजात मिल गई। मैं चंद लम्हे अपनी गर्दन सहलाता रहा और फिर बिल्ले पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, लेकिन मुझसे एक गलती हुई और मैं एक बार फिर बिल्ले की जद में आ गया। बिल्ले बदमाश ने मेरे ऊपर घूंसों और ठोकरों की बारिश कर दी।
मेरी नाक और होंठों से खून बह निकला। मेरी कनपट्टी पर लगने वाला आखिरी घूंसा बड़ा जबरदस्त साबित हुआ। मेरी आंखों के सामने नीली पीली सी चिंगारियां मचलने लगी और जहन पर तारीकी छाने लगी। नहीं रे। ये आवाज सुनकर मेरे दिमाग में झमाका सा हुआ। मैं सर को जोर जोर से झटके देने लगा। तारीकी छटती चली गई और मेरे हवास किसी कदर बहाल हुए तो मैंने टेडी को बिल्ले बदमाश से भिड़े हुए पाया। मैंने कमरे में इधर उधर देखा, वो औरत मौजूद नहीं थी। हमारी लड़ाई के दौरान मौका पाकर वो भाग निकली थी। मैंने अपने आप को संभाला और बिल्ले पर छलांग लगा दी, जो टेडी के सर की टक्कर खाकर लुढ़कता हुआ पीछे आ रहा था। बिल्ला बदमाश हम दोनों के दरमियान फुटबॉल बन गया और फिर अपनी कनपट्टी पर टेडी के सर की जोरदार टक्कर बर्दाश्त न कर सका। वो चीख कर इस तरह गिरा के फिर हरकत न कर सका। मैंने अपने आप को संभालते हुए टेडी से पूछा, वो औरत कहाँ गई? तुमने देखा था उसे? टेडी बोला, हवा हो गया, अब तुम भी भागोड़े। वो दरवाजे की तरफ लपका। मैंने भी उसके पीछे दौड़ लगा दी। हम उस दरवाजे से बाहर निकले थे जहां से मैंने बिल्ले बदमाश और उस औरत को मकान में दाखिल होते हुए देखा था। हम दौड़ते हुए गली से बाहर निकले। सड़क पर ग्रे कलर की वो कार भी नहीं थी। हम सड़क पार करके पार्क के अंदर से होते हुए दूसरी तरफ आ गए और फिर हम दौड़ने की बजाय आराम से चलने लगे। हमारे लिए कोई खतरा नहीं था। मेरी नाक और होंठों से खून बहना रुक गया था, लेकिन तकलीफ अब भी अपनी जगह पर मौजूद थी। मैं बार बार बाएं हाथ की पुश्त और आस्तीन से नाक और होंठ पोंछ रहा था। हम गली से निकलकर दुकानों की तरफ आ गए। रोशनी में आते ही मैंने अपनी कमीज पर खून के छींटे देख लिए थे। आस्तीन भी खून आलूद थी और हाथ की पुश्त भी। वैसे भी मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि लोगों का सामना कर सकता, और यहाँ दुकानों के सामने अब भी खासी चहल पहल थी। मैं इस तरह रुख फेर कर चलने लगा कि कम से कम लोगों की नजर मुझ पर पड़ सके। नरगिस कार से टेक लगाए खड़ी परेशान निगाहों से इधर उधर देख रही थी और फिर हमें देखकर वो तेजी से आगे बढ़ने लगी। मुझे देखते ही बदहवास हो गई। बोली, ये क्या हुआ? कहाँ गए थे तुम? मैंने कहा, कोई खास बात नहीं, बस मामूली सा झगड़ा हो गया था। तफसील बाद में बताऊंगा, चलो कार में। हम पिछली सीट पर बैठ गए और टेडी ने स्टीयरिंग संभाल लिया और फिर हम ज्यादा देर वहां नहीं रुके। टेडी ने कार एक झटके से आगे बढ़ा दी। गुलशन चौरंगी से आगे निकलने के बाद टेडी ने अपने सामने लगे हुए आईने में मेरे अक्स को देखते हुए कहा, देखो वाजा, हम तुमको एक बात साफ बोलता हूँ, अपना मत्था ठंडा रखो। दूसरों के फट्टे में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे बदमाशों से मुंह मारी करके अपनी ताकत जाया न करो। मैंने कहा, लेकिन वो हरामी उस औरत पर हाथ डाल रहा था। टेडी बोला, तो तुम्हें क्या तकलीफ पहुंची थी वाजा? ऐसा खेल तमाशा तो कराची शहर में रोज होता है। और फिर वो औरत भी बहुत हरामी था। नशा करने वाली औरत अपनी इज्जत को किधर रख सकता है? इज्जतदार होता तो नशा शुरू ही क्यों करता? तुम जब आइसक्रीम वाला दुकान के सामने से उतरकर बिल्ले बदमाश की तरफ गया था तो हमको उस वक्त शक पड़ गया था, और फिर तुमने उधर गाड़ी रोकने को बोला तो हमको यकीन हो गया कि कोई गड़बड़ होने वाला है। हम तुम्हारा पीछे गया मगर हमको देर हो गया। उस औरत का कार तो उधर खड़ा था मगर वो दिखाई नहीं पड़ा। हमने पार्क में भी देखा, लेकिन शायद वो दोनों अंधेरे में झाड़ियों के पीछे। वो बात करते करते रुक गया। शायद उसे नरगिस की मौजूदगी का ख्याल आ गया। फिर बोला, हमने उस औरत को गली में भागते हुए देखा। हम उसको पकड़ लिया। वो बहुत डरा हुआ था। हमारा पूछने पर उसने मकान की तरफ इशारा कर दिया और कार में बैठ गया, और 1 मिनट के अंदर अंदर कार समेत वहां से हवा हो गया। गली में उस मकान का दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर घुस गया और अगर हमको देर हो जाता तो आज वाकई तुम्हारा बाजा बज जाता। मैंने कहा, हाँ, बाजा तो वाकई बज जाता, पर बाजा बजाने वाले के भी दांत टूट जाते। टेडी बोला, ये बिल्ला बड़ा केकड़ा आदमी, ये छोटा छोटा बदमाश लोग, इन्हें तो अपना इज्जत का भी परवाह नहीं। ये लोग क्या जाने बदमाशी क्या होता है। हेरोइन बेचना और औरतों पर हाथ डालना तो दादागिरी नहीं होता ना। इनसे मुंह मारी करके अपनी ताकत जाया क्यों करता है? वैसे एक बात बताओ, ये बात इधर ही खत्म नहीं होगा। मैंने होंठ पोंछते हुए कहा, तो फिर कहाँ खत्म होगा? टेडी बोला, बिल्ला बदमाश पहले तहरीमी के गिरोह के साथ था। उसके एक बंदे से लफड़ा हो गया तो उसे मारकर वहां से भगा दिया गया और समंदर खान के साथ मिल गया। समंदर खान भी दरअसल तहरीमी का ही बंदा है। ये सब लोग अंदर से एक ही हैं। क्या बोलता है उसको, एक थैले के चिट्टे सफेद? नरगिस ने पहली मर्तबा मुदाखलत की। बोली, चिट्टे सफेद नहीं, चट्टे बट्टे। टेडी भाई। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। टेडी बोला, आप वही बहन वही, ये सब लोग वही हैं। अपना बाजा ने बिल्ले बदमाश का एक शिकार उसके मुंह से छीना है। वो खामोश तो नहीं बैठेगा ना, समंदर खान को बताएगा और समंदर खान ये बात तहरीमी तक पहुंचाएगा। मैंने कहा, उसे क्या पता कि मैं कौन हूँ? टेडी ने एक हाथ कार के स्टीयरिंग से उठाकर मखसूस अंदाज में अपने चेहरे पर फेरा। बोला, अरे वो मेरा फोटो तो पहचानता है ना, वो मेरा नाम भी जानता है। अच्छा है, थोड़ा मजा आएगा। मैं जवाब देने के बजाय बाहर देखने लगा। उस वक्त हम सोहराब गोठ वाले चौराहे पर पहुंच चुके थे। वहां से टेडी ने गाड़ी बाईं तरफ घुमा दी
यही सड़क सीधी करीमाबाद की तरफ चली गई थी और फिर हमें घर पहुंचने में ज्यादा देर न लगी। बंगले में दाखिल होते ही मैं बाथरूम में घुस गया और स्पिरिट वगैरह से अपनी नाक और सूजे हुए होंठों की मुरम्मत करने लगा। मैं बाहर आया तो टेडी लाउंज में सोफे पर बैठा हुआ था और नरगिस किचन में थी। मैं टेडी के पास बैठ गया। 20 मिनट के बाद नरगिस कॉफी बनाकर ले आई। कॉफी की चुस्कियां लेते हुए हम आज के वाक़े पर तबसरा करने लगे। आज की गड़बड़ में कसूर वाकई मेरा था। मुझे बिल्ले बदमाश के धंधे में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी, और मुदाखलत करने का सोचा था तो टेडी को बताना चाहिए था। बहरहाल जो होना था हो चुका। अब आइंदा मुझे एहतियात की जरूरत थी। टेडी का प्रोग्राम हमारे ही साथ रहने का था। नरगिस ने उसके लिए ऊपर वाले कमरे में बिस्तर लगा दिया, लेकिन 2 बजे से पहले हम अपनी जगह से नहीं हिले। टेडी के ऊपर जाने के बाद हम अपने कमरे में आ गए। मेरे होंठ फूल गए थे और नाक भी सूजी हुई थी। तकलीफ अगरचे बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन हल्की हल्की तकलीफ भी मुझे मुसलसल बेचैन किए हुए थी। मैं एक बार फिर बाथरूम में घुस गया और आईने में अपने बिगड़े हुए चौखटे को देखने लगा। मैंने नाक को उंगली से टटोल कर देखा। नाक का बांसा महफूज ही रहा था। मैं अभी आईने में अपनी चोटों का जायजा ले ही रहा था कि नरगिस भी आ गई और मेरे होंठों और नाक का मुआयना करने लगी। उसने मेरे जख्मों पर लोशन लगाया और मुझे एक पेन किलर भी खिलाती। होंठ ज्यादा फूल गए थे और मुझे अब बोलने में खासी तकलीफ हो रही थी। नरगिस कोई बात करती तो मैं जवाब में खामोश ही रहता। सुबह 4 बजने वाले थे। नरगिस सो चुकी थी। मैं कभी ऊँघ जाता और कभी तकलीफ की वजह से मेरी आंख खुल जाती, और जब मैं जाग जाता तो अपने बारे में सोचना शुरू कर देता। मुझे अपने आप पर वाकई हैरत हो रही थी। कराची आने के बाद मैं 2 मरतबा पिट चुका था और इत्तेफाक से दोनों मरतबा टेडी मेरी मदद को पहुंच गया था। मेरे अंदर क्या तब्दीली आई थी कि मैं जिम्मी और बिल्ले जैसे 3rd रेट बदमाशों से पिट गया था। हालांकि राजस्थान में भी मैं ही था जिसने रॉ के खतरनाक तरीन एजेंटों को तिगनी का नाच नचा रखा था। कई आदमी बैक वक्त मेरे हाथों पिटे थे, लेकिन जहां आते ही मैं ढीला पड़ गया था। यूं लगता था जैसे मेरे हाथों पैरों में जान ही न रही हो। ये जहां की आबो हवा का असर था या मेरी ताकत सल्ब हो रही थी। बहुत सोच विचार के बाद आखिरकार मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि ये सब आराम पसंदी और काहिली का नतीजा है। कई रोज तो मैं घर से बाहर नहीं निकलता था। बिस्तर पर पड़ा ऐंठता रहता था, जिससे मेरी जहनी सलाहियतों के साथ साथ मेरे हाथों पैरों को भी जंग लग रहा था। और मैंने फैसला कर लिया कि कल ही से एक्सरसाइज शुरू कर दूंगा। और यही सब कुछ सोचते हुए आखिरकार मेरी आंख लग गई। नाक और होंठों की तकलीफ के बावजूद मैंने अगले ही रोज से अपने एक्सरसाइज वाले प्रोग्राम पर अमल शुरू कर दिया। हमारे बंगले के सामने अगरचे पार्क मौजूद था, लेकिन उसमें घास नाम को भी नहीं थी। कुर्ब जवार में भी कोई ऐसा पार्क नहीं था। मैं सुबह 5:30 बजे गाड़ी पर घर से निकलता और गुलशन इकबाल में अजीज भट्टी पार्क पहुंच जाता। उस सरसब्ज और वसी और इस पार्क में एक खूबसूरत झील भी थी, लेकिन पार्क के अमले की बेपरवाही के बायस वो झील बेकार हो गई। पानी की सतह पर दबीज काई फैली हुई थी और भी बहुत से लोग सुबह सवेरे जॉगिंग और एक्सरसाइज के लिए इस पार्क में आते थे। चंद रोज बाद ही मैं अपने आप में बड़ी तब्दीली महसूस करने लगा। अब मेरी पुरानी सलाहियतें ऊद कर आ रही थीं। मैं अपने आप में बरकी लहरें सी दौड़ती हुई महसूस करने लगा, जिसमें बतदरीज इजाफा हो रहा था। और फिर एक रोज एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। उस रोज मैं झील के तरफ में पुख्ता पटड़ी पर जॉगिंग कर रहा था। मेरे साथ साथ 2 आदमी और भी थे। उनके पीछे औरतें थीं। मुखालिफ समत से भी कुछ लोग जॉगिंग करते हुए आ रहे थे। झील के आखिरी सिरे पर मोड़ किसी कदर तंग था। उस जगह तंग सी पट्टी के एक तरफ झील थी और दूसरी तरफ भी पानी की खाड़ी सी थी। दोनों किनारों पर घनी झाड़ियां थीं। मैं उस मोड़ पर पहुंचा ही था कि सामने से आने वाले एक शख्स को देखकर चौंक गया। वो बिल्ला बदमाश था। बिल्ला मुझसे 10 गज दूर था। उसने धारीधार सैंडो और सफेद निक्कर पहन रखी थी। उसकी टांगों और बाजुओं के उभरे हुए मसल्स साफ नजर आ रहे थे। मुझे बड़ी हैरत हुई। दूसरों को हेरोइन का आदी बनाकर उनके जिस्मों से जिंदगी निचोड़ लेने वाले को अपनी सेहत की कितनी फिक्र थी। बिल्ला पहले भी यहाँ आता होगा, मगर उससे मेरा आमना सामना पहली बार हुआ था। बिल्ले ने भी मुझे देख लिया। उसकी आंखों में पहले उलझन और फिर चमक सी उभरी। एक लम्हे को उसकी रफ्तार कम हुई थी, लेकिन फिर दूसरे ही लम्हे उसने धाड़ते हुए मेरी तरफ छलांग लगा दी। मैं उसे देख चुका था, इसलिए मैं भी गाफिल नहीं था। वो जैसे ही मेरी तरफ लपका, मैं फुर्ती से नीचे झुक गया और बिल्ले को दोनों हाथों पर उठाकर सामने उछाल दिया। वो मिट्टी की वजनी बोरी की तरह धप से जमीन पर गिरा। उसके मुंह से एक कराह निकल गई, लेकिन उसने उठने में देर नहीं लगाई। मेरे दाएं बाएं जॉगिंग करने वाले दोनों अधेड़ उम्र आदमी तेजी से दौड़ते हुए आगे निकल गए थे। पीछे आने वाली दोनों औरतें भी चीखती हुई पलट कर पीछे दौड़ गई थीं। बिल्ले ने उठकर फिर हमला कर दिया। इस मर्तबा वो घूंसा तान कर आगे बढ़ा था। मैंने बड़ी फुर्ती से उसका घूंसा अपनी बाईं कलाई पर रोका और दाएं हाथ से उसके जबड़े पर घूंसा जड़ दिया। वो लड़खड़ा कर पीछे हटा, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने संभल कर पीछे छलांग लगा दी। इस मर्तबा मैं अपना बचाव नहीं कर सका। बिल्ला मुझे अपने साथ लेकर नीचे गिरा। वो मेरी गर्दन दबोचना चाहता था, लेकिन मैंने फौरन ही अपने आप को संभाल लिया।
हम दोनों एक दूसरे को रगेदते रहे, कभी मैं ऊपर कभी बिल्ला ऊपर, और जब उठते तो खूंखार दरिंदों की तरह एक दूसरे पर झपट पड़ते। दोनों तरफ पानियों के बीच में खुश्की की वो पट्टी 6 फुट से ज्यादा चौड़ी नहीं थी। उस तरफ जॉगिंग के लिए आने वालों का सारा प्रोग्राम गड़बड़ हो गया। लोग हमारे दोनों तरफ दूर दूर तक खड़े तमाशा देख रहे थे, मगर किसी ने करीब आकर हमें छुड़ाने की कोशिश नहीं की। औरतें तो चीखती हुई वहां से बहुत दूर भाग गईं। बिल्ले का एक दाव चल गया और उसने मुझे उठाकर पटक दिया, लेकिन मैं भी फौरन ही संभल गया और अगले ही लम्हे मेरा भरपूर घूंसा उसकी नाक पर पड़ा तो वो बिलबिला उठा। उसकी नाक से खून की धार बह निकली, लेकिन वो भी बड़ा सख्त जान साबित हुआ था। उसने फौरन ही संभल कर मुझ पर हमला कर दिया। हम एक बार फिर एक दूसरे को रगेदने लगे। मैंने उसे गिराने की कोशिश की, लेकिन मेरा पैर फिसल गया और मैं खुश्की की उस पट्टी पर इस तरह गिरा कि मेरी टांगें तो खुश्की पर रहीं, मगर ऊपर का आधा धड़ किनारे से नीचे लटक गया। मैं संभलने की कोशिश कर रहा था कि बिल्ला मेरे सीने पर सवार हो गया और मेरे मुंह पर घूंसे मारने लगा। मेरी सूरत हाल बड़ी नाजुक थी। आधे धड़ से किनारे पर लटके हुए होने की वजह से मैं पूरी तरह अपनी ताकत भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। बिल्ले ने मेरे सर को नीचे झुका कर झाड़ियों के अंदर पानी में गोता दिया। वो शायद मुझे इस तरह डुबो कर मार डालना चाहता था। ये मेरे लिए खौफनाक तरीन लम्हात थे। मेरा सर पानी से उभरा तो मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की। बिल्ले ने मेरा सर दोबारा पानी में डुबोना चाहा, लेकिन इस मर्तबा वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सका। मैंने दोनों हाथ उसके कंधों पर जमा दिए। इस तरह उसकी ताकत किसी कदर कम हो गई। बिल्ले के चेहरे पर बेपनाह दरिंदगी थी। हकीकत तो यह है कि उसका चेहरा बेहद खौफनाक हो गया था। मैंने अपनी दोनों टांगें भी समेट लीं और पूरी ताकत टांगों में मुज्तमा करके उसे अपने ऊपर से उछाल दिया। बिल्ला बदमाश झाड़ियों के ऊपर से होता हुआ शराब की आवाज से झील के पानी में गिरा। उसके मुंह से चीख भी निकली। बिल्ले को अपने ऊपर से धक्का देते हुए मैंने अपने आप को संभाल लिया था। दूसरी सूरत में मैं भी पानी में गोते खा रहा होता। मैं उठने की कोशिश कर रहा था कि एक आदमी दौड़कर आगे आ गया और मुझे सहारा देकर उठा दिया। ये उन 2 आदमियों में से था जो बिल्ले से मुकाबला होने से पहले मेरे साथ जॉगिंग कर रहे थे, और वो देख ही चुके थे कि बिला वजह बिल्ले ने मुझ पर हमला किया था। उस शख्स ने कहा, मैं इस शख्स को जानता हूँ, बदमाश आदमी है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। चंद रोज पहले भी किसी ने इसके घर में घुसकर इसकी पिटाई की थी, मगर ये बदमाश अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। दूसरे लोग भी अब मेरे करीब आ गए थे। उनमें कई ऐसे भी थे जो गुलशन में रहते थे और बिल्ले बदमाश को अच्छी तरह जानते थे। वो सब बिल्ले को गालियां और मुझसे हमदर्दी का इजहार कर रहे थे, और मैं सोच रहा था कि अगर इन्हें पता चल जाए कि मैं बिल्ले से भी बड़ा बदमाश हूं तो शायद बिल्ले से ज्यादा गालियां मेरे हिस्से में आए। बिल्ला बदमाश न जाने किस वक्त झील से निकलकर सामने रेलवे लाइन की तरफ वाली झाड़ियों में गायब हो गया। मैंने लोगों की हमदर्दी का शुक्रिया अदा किया और पार्क से निकलकर सड़क पर उस तरफ चलने लगा जहां मेरी कार खड़ी थी। उस रोज के बाद मैं भट्टी पार्क की तरफ नहीं गया, किसी डर या खौफ की वजह से नहीं, बल्कि मैंने टेडी के बताए हुए उस उसूल पर अमल शुरू कर दिया था कि बिल्ले जैसे छोटे छोटे बदमाशों पर अपनी तवानाई जाया करने की जरूरत नहीं। मैंने टेडी को या नरगिस को उस रोज के वाक्य के बारे में कुछ नहीं बताया। उससे अगले रोज मैंने अपने बंगले के सामने वाले पार्क में जाना शुरू कर दिया। जॉगिंग करते हुए पार्क के 2-3 चक्कर लगाता और घर वापस आकर लॉन में थोड़ी बहुत वर्जिश कर लेता। अब मैं बहुत बदल गया था। मेरे अंदर एक बार फिर पारा सा भर गया था और अब मैं पहले की तरह बिल्ले जैसे 2-4 गुंडों से बैक वक्त निमट सकता था। 20-22 रोज हो चुके थे। रंगा से उसके बाद मुलाकात नहीं हुई थी। ताहम टेलीफोन पर 1-2 मरतबा गपशप हुई और फिर एक रोज रंगा ने टेलीफोन पर बड़ी सनसनीखेज खबर सुनाई। तहरीमी इन दिनों कराची आया हुआ था। कई रोज पहले जब सोल्जर बाजार की वीरान कोठी में वो वाकया पेश आया था, उन दिनों तहरीमी शारजा या दुबई में था। उसे वहीं पर बाबुल के कत्ल और अपने दूसरे आदमियों की पिटाई की खबर मिल गई थी। उस रात कराची में तहरीमी के नायब ने अपनी स्वाबदीद से काम लेते हुए सूरत हाल पर काबू पा लिया था और अपने बंदों को बचाने के लिए डाकुओं के खिलाफ गलत रिपोर्ट लिखवा दी थी। इतने रोज खामोशी रही थी। हमने भी अपनी सरगर्मियां मुअत्तल रखी थी, लेकिन तहरीमी ने आते ही गुल गपाड़ा शुरू कर दिया। बाबुल उसके चंद बेहतरीन आदमियों में से एक था जो उस रात टैडी के हाथों मारा गया था। तहरीमी इसे आसानी से नहीं भूल सकता था। तहरीमी के आने के दूसरे ही रोज रजिया और जिमी वगैरह के अगवा की झूठी रिपोर्ट की रोशनी में पुलिस ने एक ताजा रिपोर्ट दर्ज की, बल्कि ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि उस पुरानी रिपोर्ट को एक नया रंग दिया गया। और ताजा तरीन रिपोर्ट ये थी कि बाबुल के कत्ल का इल्जाम टैडी पर आयद कर दिया गया। रजिया, जिमी और बाले ने भी अपने ताजा बयान दिए थे, जिनमें उन्होंने कहा था कि पुरानी नुमाइश के चौराहे से उन्हें अगवा करने वाले 2 आदमी थे। अगवा करते वक्त उन्होंने चेहरों पर निकाब चढ़ा रखे थे, लेकिन उस वीरान कोठी में जाने के बाद उन्होंने अपने चेहरों से नकाब उतार दिए थे। उनमें से एक टैडी था, रंगा का आदमी, जिसे उन्होंने पहचान लिया था, और बाबुल को गोली भी टैडी ने ही मारी थी। रजिया के बयान में कुछ इजाफी बातें भी थी।
रजिया के नए बयान के मुताबिक उन्हें अगवा करने वाला टेडी का दूसरा साथी नजीर मोहम्मद उर्फ नाजी था, यानी मैं, जो पंजाब पुलिस को कत्ल, डकैती, मनशियात की स्मगलिंग, जालसाजी और दीगर कई संगीन वारदातों में मतलूब था। उसने अपने बयान में यह भी कहा था कि सोल्जर बाजार की उस वीरान कोठी में नाजी ही ने उसके जिस्म से जेवरात उतरवाए थे और फिर दोनों ने पिस्तौल की जद पर उसके साथ ज्यादती भी की। रजिया जैसी औरत के लिए इस किस्म की शर्मनाक बातें कोई मानी नहीं रखती थी। रजिया के बयान में मेरे लिए एक बात काबिल तवज्जो थी। उसने कहा था कि नाजी ने उसके जिस्म से जेवरात उतरवाए थे और उन जेवरात में उस नेकलेस का खास तौर पर जिक्र था जिसके लिए शुरू से ही उसकी नीयत खराब थी। कुछ बातें मुझे रंगा से टेलीफोन पर मालूम हुई और कुछ मैंने अखबार में पढ़ी। पुलिस को अब बड़ी सरगर्मी से टेडी की और नाजी यानी मेरी तलाश थी। रंगा ने फोन पर बताया था कि पुलिस ने अगरचे टेडी की तलाश में उसके इलाके में एक दो जगहों पर छापे मारे थे, लेकिन उसके डेरे का रुख नहीं किया था, जिसका मतलब था कि रंगा का रसूख भी काम आ रहा था और टेडी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस महज खानापुरी से काम ले रही थी, या शायद दिखावे की ये कार्रवाई तहरीमी को तसल्ली देने के लिए की जा रही थी। ये सारी बातें टेडी के इल्म में भी आ चुकी थी। रंगा ने तकरीबन 20 मिनट तक उससे भी बात की थी और रंगा ही ने टेडी को मशवरा दिया था कि कम से कम 2 दिन तक बाहर न निकले। 2 दिन बाद रात 11 बजे के करीब रंगा का फोन आ गया। कॉल मैंने रिसीव की थी। रंगा ने चंद रस्मी जुमलों के तबादले के बाद कहा, नाजी वाजा, सूरत हाल कुछ ज्यादा ही संगीन हो गई है। तहरीमी बहुत ऊपर तक पहुंच गया है। मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, तुम टेडी को वापस भेज दो। हजूरी टेडी की जगह ले लेगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा। मैंने कहा, क्या टेडी यहाँ ज्यादा महफूज नहीं है? इसलिए क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि उसे चंद रोज यहीं रहने दिया जाए? रंगा बोला, टेडी तुम्हारे पास महफूज तो है, लेकिन वो तुम्हारे काबू में नहीं आएगा। वो एक जगह कैद होकर बैठने वाला नहीं है। वो बाहर निकल गया तो किसी की नजरों में आ जाएगा और इस तरह तुम भी फंस जाओगे। मेरे पास एक ऐसी जगह है जहां वो ज्यादा महफूज रहेगा और हाथ पैर मारने की कोशिश भी नहीं करेगा। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन एक बात और, मेरी हिफाजत का एक बेहतर तरीका यह है कि हजूरी को भी यहाँ मत भेजो। रंगा ने कहा, क्या मतलब? मैंने कहा, मुझे सिर्फ रजिया पहचानती है या जिमी और बाले ने एक मर्तबा मुझे देखा है। गोया पूरे शहर में सिर्फ 3 आदमी हैं जो सूरत से मुझे पहचान सकते हैं। इस तरह मेरे लिए ज्यादा खतरे की बात नहीं है और अगर हजूरी मेरे साथ होगा तो उसकी वजह से मैं भी आसानी से नजरों में आ जाऊंगा। समझ रहे हो ना? रंगा ने कहा, बिल्कुल समझ गया वाजा। ये बात पहले मेरी खोपड़ी में क्यों नहीं आई? चलो ठीक है, टेडी को फोन दो, मैं उससे बात करता हूँ। टेडी मेरे करीब ही बैठा था। मैंने रिसीवर उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो तकरीबन 5 मिनट तक बात करता रहा। वो अगरचे बलूची जबान में बात कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से 1-2 जगहों के नाम भी निकले थे, जिससे मैं समझ गया था कि वो रंगा से किस किस्म का प्रोग्राम बना रहा था। फिर टेडी ने रिसीवर रख दिया और मेरी तरफ देखते हुए बोला, गाड़ी ठीक आधे घंटे के बाद यहाँ बाहर वाले पेट्रोल पंप से 50 गज आगे पहुंच कर रुकेगी। फिर वो नरगिस से बोला, सॉरी भाभी, आप दोनों के साथ चंद रोज बड़े आराम से गुजरे और इस वक्त तो ताश की बाजी में वाकई मजा आ रहा था। बस चंद रोज का बात है, उसके बाद मैं फिर आप लोगों के साथ रहूंगा।